जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबरें बताएंगे। तो चलिए पहली खबर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुछ ही समय पहले एक खबर आई थी जो कि एक ऐतिहासिक घटना थी और उस खबर के अनुसार भारत के स्टॉक मार्केट की प्राइस कैप ने एक नई मील का पत्थर छू लिया है। इसमें बताया गया कि स्टॉक मार्केट की वैल्यू ने अब $4 बिलियन को पार कर लिया है, जो पहली बार हुआ है और इससे भारत के स्टॉक मार्केट की महत्वपूर्णता ने दिखाई दी है। इसमें बताया गया कि स्टॉक मार्केट की वैल्यू ने भारत की जीडीपी को भी पार कर लिया है, जो वर्तमान में लगभग $3.75 ट्रिलियन है। इससे आपको समझ में आएगा कि भारत का स्टॉक मार्केट कितना तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद हाल के समय में कुछ घटनाएं हुई हैं जिनसे यह भी साबित हो रहा है कि स्टॉक मार्केट पर कुछ आंदोलन हो सकते हैं। पहले अडानी के मामले में देखा गया कि कई झूठे और सच्चे आरोप लगाए गए हैं, जिसका लक्ष्य भारत के एक बड़े व्यापारी को निशाना बनाना था। इससे पहले भी भारत के स्टॉक मार्केट से विदेशी निवेशकों ने लगातार भारी मात्रा में पैसा निकालने की कोशिश की गई थी और इससे हमें कुछ 100 रन टाइम के लिए नुकसान हो गया था। हालांकि बाद में जब रिपोर्ट्स पूरी आ चुकी थीं, अडानी मामले को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी साबित हुई और इसके बाद इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट फिर से बना, जिससे स्थिति पूरी तरह से सुधारी गई और भारत का स्टॉक मार्केट फिर से हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगा है। लेकिन इससे कई देशों को चुनौती आई है। हम सभी जानते हैं कि इस समय अमेरिका विशेषकर भारत के पीछे एक बड़ा बैंकर बन चुका है और उसने इसके लिए पूरी तरह से योजना बना रखी है। हाँ, ऐसा लगता है कि वह इस समय अमेरिका का कोई एजेंट बन चुका है और इस तरह की बातें मार्केट में चल रही हैं। कई सोर्सेज बता रहे हैं कि भारत से आई अननोन ऑफिशियल सूचनाएं इस दिशा में हैं कि पन्नू एक CIA एजेंट है और वह वर्तमान में भारत के खिलाफ काम कर रहा है। हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह की खबरें सुनी जा रही हैं जिसमें कभी उनके प्लेन को हाईजैक करने और कभी पार्लियामेंट पर हमले की बात हो रही है। इसके बावजूद अमेरिका स्वतंत्रता के नाम पर इसे संरक्षण प्रदान कर रहा है। इसका मतलब है कि वर्तमान में भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। पन्नू इसका एक माध्यम बन गए हैं और उन्हें अमेरिका का या CIA का एक एजेंट के रूप में देखा जा रहा है। इसके दौरान खबर आई है कि पन्नू ने इस बात की तैयारी की है कि भारत के स्टॉक मार्केट को नीचे गिराया जाए। पहले भी इसी तरह की कोशिशें हुई थीं, जैसा कि हिंडनबर्ग और जॉर्ज हो के मामले में। इन सभी घटनाओं के जरिए भारत के स्टॉक मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश की गई थी और इस बार भी पन्नू ने कुछ ऐसी चेतावनी दी है जिससे भारत के स्टॉक मार्केट को नुकसान हो सकता है। यहां बताया जा रहा है कि पन्नू ने पहले ही भारत के खिलाफ कुछ रेफरेंडम करवाए थे जो कि असफल रहे। रिपोर्ट्स इसे दिखा रही हैं कि उसके पास वर्तमान में फंड की कमी है, तो उसने इन सभी चीजों को सुधारने के लिए एक नया योजना बनाई है और भारत को परेशान करने के लिए एक नया प्लान बनाया है। हम सभी जानते हैं कि 12 मार्च 1990 को मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे और इसी दिन को 31 वर्षीय मनाया जाएगा। और इस मौके पर पन्नू ने इस दिशा में एक अपील की है। जो भी निवेशक भारतीय स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं, उन्हें उन स्टॉक्स को छोड़ देने और उसके बजाय अमेरिकन स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार पन्नू वर्तमान में भारतीय स्टॉक मार्केट को निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है, विशेषकर NSE/BSE में। इससे भारत को नुकसान होने का आशंका है और उसकी अपील में देखा जा रहा है कि भारतीय स्टॉक्स छोड़कर अमेरिकी कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश किया जाए। इससे यह सवाल उठता है कि क्या यह भारत को हानि पहुंचाकर अमेरिका के लिए लाभकारी हो सकता है। यहां बताया जा रहा है कि पन्नू का इस पर इतना इन्फ्लुएंस नहीं है कि सभी निवेशक एक साथ पैसा निकालें और अमेरिकी स्टॉक मार्केट में निवेश करें। ऐसा होना मुमकिन नहीं है, परंतु कुछ निवेशक इस इन्फ्लुएंस का संबंधित हो सकते हैं। पन्नू को भी यह मालूम है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ निवेशक इसके इन्फ्लुएंस में रह सकते हैं जो एंटी इंडिया एक्टिविटी को समर्थन देते हों और अपने निवेश को भारतीय स्टॉक मार्केट से निकालकर अमेरिका में निवेश कर सकते हैं। इसके लिए पन्नू ने कुछ संस्थाएं और कुछ बैंकों को भी मान्यता प्रदान की है। इससे अंत में दिखाई जा रही है कि भारत की प्रगति को लेकर चुनौती बढ़ी जा रही है। अगर इन सब मामलों में कोई तोड़ हो तो भारतीय सरकार डिप्लोमेसी के क्षेत्र में अपने कार्य में जुटी है, लेकिन हमें भी इसका सामना करना होगा। हमें अपने देश के संविधान, कानून और अन्य विधियों पर विश्वास करना होगा ताकि हम इस तरह की बाहरी शक्तियों की कोशिशों को नाकाम कर सकें। अब बात करते हैं दूसरी खबर की।
कल हमने एक वीडियो में बताया था कि डेनमार्क के एक व्यापारिक जहाज को हाईजैक करने की कोशिश हुई थी। इस घटना के दौरान डेनमार्क का वह जहाज मदद के लिए सिग्नल भेजता है और इसके बाद अमेरिकन नेवल हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया जाता है। जब ये हेलीकॉप्टर्स आते हैं, वहां के आतंकी उन पर हमला कर देते हैं। उसके बाद 34 मिनट तक अमेरिकन नेवी ने एक ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत विद्रोहियों द्वारा हूती नौकाओं को डिस्ट्रॉय करके पानी में डुबा दिया गया। यहां बताया जा रहा है कि कुल 4 नाव शामिल थीं, जिनमें से एक नाव वापस भाग गई, जबकि दूसरी 3 नावों को सफलतापूर्वक डिस्ट्रॉय किया गया। इस प्रक्रिया में कुल 10 आतंकी मारे गए हैं। इस ऑपरेशन ने व्यापारिक संबंधों को सीधे प्रभावित किया है और इसे समर्थन मिलने के बाद अमेरिका ने इसे कार्रवाई करने में उत्साहित किया है। इस बजाय अमेरिका ने विभिन्न देशों को एक संयुक्त टास्क फोर्स बनाने के लिए आमंत्रित किया है, जिसकी गठन की घोषणा अमेरिका के डिफेंस मंत्री ने की है। हालांकि यह दिखा जा रहा है कि अधिकांश देश इसमें सहमति व्यक्त नहीं कर रहे हैं और इस टास्क फोर्स का हिस्सा नहीं बन रहे थे। ब्रिटेन आदि को अगर 6 DDH दिया जाए तो कोई भी अपनी प्रतिबद्धता नहीं जताई रहा था। इसका कारण यह था कि किसी को भी अमेरिका पर भरोसा नहीं था। सबको लग रहा था कि अमेरिका हमें फंसाकर खुद बाहर निकल जाएगा। लेकिन अब आपको बताते हुए थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि एक्चुअली अमेरिका इस ऑन प्रेन के बाद इस इलाके से कन्नी काट के निकलने की व्यवस्था कर चुका है। जी हां, पहले तो हम आपको बता दें कि 19 दिसंबर के दिन अमेरिका के विदेश मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन नामक एक समुद्री पहल शुरू की है, जिसके तहत रेड सी में आने जाने वाले सभी व्यापारिक जहाजों की रक्षा करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी। और इस टास्क फोर्स में अमेरिका के अलावा यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सीशेल्स और स्पेन शामिल थे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि अमेरिका के प्रमुख सहयोगी, जिनका नाम स्टाफ फोर्स में नहीं है, लेकिन वे मदद प्रदान करेंगे। इनमें जापान, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। लेकिन देखने के लिए यह मिला कि इनमें से कोई भी देश इस काम में अमेरिका का सहयोगी बनने नहीं आया। जैसा हमने आपको बताया, ब्रिटेन को छोड़कर। जैसे कि अगर मिडिल ईस्ट के देशों की बात की जाए तो बहरीन केवल एकमात्र ऐसा देश था जो कि अमेरिका को सहयोग दे रहा था। वह भी इसलिए कि अमेरिका की नौसेना बहरीन में मौजूद रहती है। बाकी मैक्सिमम मिडिल ईस्ट के देशों ने इजराइल का बहाना बनाकर, फिलिस्तीन का बहाना बनाकर इस अभियान का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। इसके अलावा अगर स्पेन की बात की जाए तो स्पेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से डायरेक्टली ये कहा गया था कि हम रेड सी में किसी भी ऑपरेशन का एक तरफा हिस्सा नहीं बनना चाहते। इसके अलावा अगर इटली की बात की जाए तो इटली ने केवल एक वॉरशिप यहां पर डिप्लॉयड किया गया, जिसे इटली ने खुद कंफर्म किया कि यह टास्क फोर्स का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारे व्यापारिक जहाजों के मालिकों द्वारा आग्रह किया गया था। इस वजह से उनकी सुरक्षा के लिए हम यह वॉरशिप यहां पर भेज रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि भारतीय नौसेना द्वारा भेजा गया। भारतीय नौसेना टास्क फोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी वॉरशिप्स डिप्लॉय किए गए हैं ताकि भारत के फ्लैग वाले जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो ठीक इसी तरह का स्टेप इटली ने भी लिया, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा बहुमती में से एक है। इसके अलावा नीदरलैंड ने स्पष्ट किया कि वह केवल 2 स्टाफ अधिकारी भेज सकते हैं, इसके बाद कुछ नहीं। नॉर्वे ने कहा कि वह 10 नौसेना अधिकारियों को भेजेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। डेनमार्क ने अमेरिका द्वारा ऑन परीक्षण चलाने के लिए अपने व्यापारिक जहाज को बचाने के लिए सहायता देने का दृढ़ निर्णय लिया। डेनमार्क ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि केवल 1 नौसैनिक अधिकारी भेजा जा सकता है, इसके बाद कोई और सहायता नहीं की जाएगी। इससे आपको समझ में आएगा कि अमेरिका ने भारतीय नौसेना से इस टास्क फोर्स में शामिल होने का बार बार आग्रह क्यों किया और उसे कैसे सहायता मिलेगी। इसका मुख्य कारण यह था कि कोई भी अन्य देश उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। सबको पता था कि अमेरिका बीच से कन्नी काटकर निकल जाएगा और पूरा ऑपरेशन हमारे कंधों पर डाल देगा। उसके बाद जो इंटरनेशनल दबाव आएगा उसको झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हूतियों से कोई डरता नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल प्रेशर आता है उसको सभी डर रहे थे और अब एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए संघर्ष के बाद अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को भूमध्य सागर में डिप्लॉय किया। यह एयरक्राफ्ट कैरियर इतना शक्तिशाली है कि यह किसी भी एक देश के साथ अकेले युद्ध लड़कर उसे जीत सकता है।
अमेरिका ने इसे डिप्लोमेटिक उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किया, क्योंकि युद्ध के दौरान इसे दुनिया की किसी भी क्षेत्र में तत्परता से उपयोग किया जा सकता था। लेकिन अब हम आपको बता दें कि अमेरिका द्वारा इस एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस लाने का निर्णय किया गया है। इसका अर्थ है कि यह अमेरिका की मर्जी से लौट रहा है और उसमें स्पष्टता से बताया जा रहा है वे इसे ले जाकर इसका रूटीन में मेंटेनेंस चेकअप करेंगे ताकि यह अगले किसी डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हो सके। इसका मतलब है कि यह दोबारा भूमध्य सागर में जाने का कोई इरादा नहीं है। तो आप अंत में समझ गए होंगे कि जो भी देश इस टास्क फोर्स का हिस्सा बनते हैं उन्हें बाद में अपने युद्ध का सामना अकेले करना पड़ता है। इस संपूर्ण विषय पर आपका क्या विचार है ये नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। जय हिंद।